तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके इतिहास में बहुत गहराई से बसा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की जिसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की नियति को आकार दे दिया। विचारों की एक ऐसी क्रांति जिसने इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या महज 23 साल का एक नौजवान पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया बदल सकता है? ये सवाल थोड़ा दार्शनिक लग सकता है, लेकिन सोचकर देखिए। क्या कोई इंसान एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मौत को हंसते हंसते गले लगा सकता है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और उस शख्सियत को समझेंगे जिसने बिना किसी डर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भाग 1, क्रांति के बीज। चलिए शुरुआत करते हैं और उस दौर में चलते हैं जहां से इन क्रांतिकारी विचारों की असल नींव पड़ी। हम बात कर रहे हैं 28 सितंबर 1907 की, जब पंजाब के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। अब देखिए, ये जो क्रांति की भावना थी ना, ये उनमें रातों रात नहीं आई थी। देशभक्ति तो मानो उनके खून में ही थी। उनके पिता और चाचा दोनों ही पहले से स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा थे। तो जाहिर है, इस पारिवारिक माहौल ने बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके मन में देश प्रेम और बगावत के बीज बो दिए थे। बचपन का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है। कहते हैं, जब वो छोटे थे और उनसे किसी ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनका जवाब किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था, मैं अंग्रेजों को भारत से भगाऊंगा। मतलब बचपन में ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन तय कर लिया था। कमाल की बात है ना? भाग 2, टर्निंग पॉइंट। अब देखते हैं कि कैसे बचपन की वो मासूमियत इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बाद एक गंभीर बगावत में बदल गई। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें, 1907 में जन्म से लेकर 1931 में शहादत तक, तो उनका सफ़र बहुत ही छोटा था। लेकिन इन कुछ ही सालों में 1919, 1928 और 1929 के ऐसे मील के पत्थर आए जिन्होंने आज़ादी की पूरी लड़ाई की दिशा ही तय कर दी। चलिए इस तेज रफ्तार और क्रांतिकारी सफर को समझते हैं। साल था 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहां सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिस बेरहमी से जान ली गई, उसने भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना बिल्कुल नामुमकिन था। कहा जाता है कि वो उस नरसंहार वाली जगह पर गए और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी अपने साथ ले आए। ये सिर्फ एक भावुक कदम नहीं था, ये एक बहुत ही गंभीर कसम थी, एक पक्का इरादा था। और बस इसी पल ने उनके आगे के क्रांतिकारी रास्ते को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। भाग 3, क्रांति का मार्ग। उस दुख और बेइंतहा गुस्से के बाद अब उनका सफर एक बहुत ही संगठित प्रतिरोध की तरफ मुड़ता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस लड़ाई को अकेले लड़ने के बजाय एक सिस्टमैटिक तरीका चुना। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA ज्वाइन किया। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। अब वो सिर्फ एक दुखी और गुस्से में भरे युवा नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करने वाले क्रांतिकारी बन चुके थे। फिर आता है साल 1928, जब ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या की गई। ये सीधे तौर पर लाला लाजपत राय की मौत का बदला था, जिसे भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ मिलकर अंजाम दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनका असली मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। उनका अल्टीमेट गोल था इस सोए हुए समाज को गहरी नींद से जगाना। भाग 4, जगाने के लिए एक धमाका। और समाज को जगाने का ये काम यहीं नहीं रुका। 1929 में उनके अभियानों का सबसे बड़ा क्षण आया। 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। अब जरा उनकी स्ट्रैटेजी देखिए। उनका इरादा किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। वो बम सिर्फ उस बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए था। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं। उन्होंने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया। क्यों? ताकि कोर्ट की कार्यवाहियों के जरिए उनका मैसेज पूरे देश तक पहुंच सके। क्या मास्टर स्ट्रोक था ये! और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज सिर्फ 2 शब्दों में था, इनकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस नारे को पूरे देश की धड़कन बना दिया। ये नारा आग की तरह फैला और हर भारतीय की आवाज बन गया। भाग 5, सर्वोच्च बलिदान। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर लेकिन सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं,
लाहौर षड्यंत्र मामले का ट्रायल और उसका वो ऐतिहासिक फैसला। लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश अदालत ने अपना फैसला सुनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा। ये एक बेहद कठोर कानूनी फैसला था जिसने तय कर दिया कि अब इनका जीवन यहीं समाप्त होगा। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 23 मार्च 1931 की वो तारीख है और उस वक्त भगत सिंह की उम्र भी, जी हाँ, जिस वक्त उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, वो सिर्फ 23 साल के थे। इतनी कम उम्र में ऐसा अटूट हौसला और मैच्योरिटी, सच में ये बात रोंगटे खड़े कर देती है। उनके आखिरी पलों के बारे में सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। फांसी के तख्ते की तरफ कदम बढ़ाते हुए उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। बताते हैं कि वो हंस रहे थे और उनके होठों पर बस एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने मौत को भी एक मुस्कान के साथ गले लगा लिया। भाग 6 एक अमर विरासत। उनका जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन सच कहूं तो उनका असली सफर शायद उसी दिन शुरू हुआ था। अगर आप तुलना करें तो एक तरफ भगत सिंह एक इंसान थे जो चले गए, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अमर विचारधारा बन गए। भगत सिंह आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है। आज भी जब कहीं अन्याय होता है ना, तो उनका नाम और उनका संघर्ष अपने आप एक आवाज बनकर गूंजने लगता है। इंसान खत्म हो सकता है, पर उसकी विचारधारा कभी नहीं मरती। और इसी के साथ हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ बेड़ियों से छूटना नहीं है। असली आज़ादी आपकी सोच की होती है। एक आज़ाद और निडर सोच ही किसी भी समाज को सही मायनों में मुक्त कर सकती है। तो इस पूरी यात्रा को बारीकी से समझने के बाद हम सबको खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारी सोच सच में आज़ाद है? अगर भगत सिंह के जीवन के इस विश्लेषण ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, उस अमर क्रांति की भावना को जिंदा रखते हुए कमेंट्स में इनकलाब जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।